केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जिन व्यक्तियों को कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई उन्हें ठीक होने के 3 खुराक बाद दी जाएगी। रूस में कोरोना से कोहराम में एक दिन में ही रिकॉर्ड 49,513 नए केस दर्ज। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है और उसके महिमा मंडन की अनुमति नहीं दी जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह आ जाएंगे किराना और पलायन करने वाले लौटे व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के टीकाकरण में 3 महीने की देरी होगी। इसमें ऐतिहासिक खुराक भी शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में भेजे गए पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने कहा कि कृपया ध्यान दें, जिन व्यक्तियों की जांच में ही कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, अब उन्हें ठीक होने के लिए 3 महीने बाद खुराक दी जाएगी। इसमें ऐतिहासिक खुराक भी शामिल है। शील ने यह भी कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को इसका संज्ञान लें। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से ही एक बार फिर से देश में वैक्सीनेशन तेज कर दी गई है और वायरस से बचाव के लिए सरकार की ओर से कई माध्यमों के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ही लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगवाने या कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद कितने महीने तक इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी शरीर में बरकरार रहती है। लोगों के मन में उठ रहे सवाल को लेकर आईसीएमआर के ही डीजी बलराम भार्गव ने जानकारी दी कि बलराम भार्गव के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद करीब 9 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रही है। आईसीएमआर के ही मुताबिक कहा जा रहा है कि वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को ही लेकर भारत में ही स्टडी हुआ और ग्लोबल स्तर पर भी रिसर्च किया गया और इन स्टडी से साफ हो गया है कि एंटीबॉडी करीब 9 महीने तक शरीर में जीवित रहती है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ही शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्ति और संगठनों पर निष्पक्ष होकर प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए, न कि किसी राजनीतिक या धार्मिक सोच के आधार पर। वैश्विक आतंकवाद रोधी परीक्षक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन 2022 को ही संबोधित करते हुए लेखी ने आतंकवाद के निपटने के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाने का आह्वान किया और इस समस्या के मुकाबले में ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और आतंकवाद के ही महिमा मंडन से उसे सही ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, लेकिन ये भी कहा कि हमें आतंकवाद रोधी और प्रतिबंध लगाने वाली समितियों की कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और दक्षतापूर्ण रवैया आज की जरूरत है और वहीं संयुक्त राष्ट्र में ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ही वैश्विक आतंकवाद रोधी परीक्षक द्वारा आयोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के ही बीच संबंधों की पहचान की जानी चाहिए। इस समस्या से सख्ती से निपटना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि 1993 के मुंबई बम धमाके के लिए जिम्मेदार अपराध सिंडिकेट को न केवल सरकारी संरक्षण दिया गया बल्कि उससे 5 सितारा होटल में आतिथ्य सत्कार का आनंद भी लिया। त्रिमूर्ति ने ही डी कंपनी इसके प्रमुख इब्राहिम को परोक्ष रूप से ही निशाना बनाकर ये बयान दिया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत एक समय पर ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, लेकिन फिर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली।
ग्रहण की और इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और प्रशांत के कई मुद्दों में ही सहमति नहीं बन पाने के कारण कई दौर से बातचीत होने के बावजूद उनके साथ बात नहीं बन पाई। कांग्रेस महासचिव ने एक निजी चैनल के साथ ये भी बातचीत के दौरान कहा है कि मुझे लगता है कि ये कई कारणों से काम नहीं कर सका और कुछ उनकी ओर से और कुछ हमारी ओर से। मैं उसके विवरण में ही नहीं जाना चाहती, पर हम कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से बात नहीं बन पाई। वहीं उन्होंने कांग्रेस में ही किसी बाहरी को नहीं लाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो हमारी उनसे कई बार बातचीत नहीं होती। ये सच नहीं है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की ही गांधी परिवार के ही 3 प्रमुख सदस्यों सोनिया, राहुल और प्रियंका से काफी लंबी बातचीत हुई थी और इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थी। ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर ने ही एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में रहेगी, लेकिन उसके वर्तमान के नेतृत्व के चलते ही ऐसा संभव नहीं दिखता है। बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। अदिति रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बता दें आपको कि बीजेपी ने ही 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और जिसमें 15 महिलाएं हैं। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश काडर के ही 1994 बैच के ही IPS अधिकारी असीम अरुण ने ही हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त पर ही रहते हुए सुरक्षित और सेवानिवृत्त VRS ली थी और इसके बाद से ही 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामवीर उपाध्याय को सदाबाद से ही टिकट दिया गया और हरिओम यादव को ही सिरसागंज से ही उम्मीदवार बनाया गया है। रामवीर उपाध्याय ने ही हाल में BSP छोड़कर ही बीजेपी का दामन थामा था और वहीं हरिओम यादव सपा में ही शामिल, आपको बता दें कि बीजेपी में आए और पार्टी ने ही राज्य के सरकार में ही मंत्री सतीश महाना को ही महाराजपुर विधानसभा सीट के से ही एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। उत्तर प्रदेश में ही चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के ही 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी और दूसरे चरण में ही 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में ही 20 फरवरी को तीसरे चरण में 49 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को 5वें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को ही छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को ही 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल ने ही इसकी जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से ही मिली जानकारी के अनुसार अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और पहले दिन ही 6 उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल किया। 6 में से 2 नामांकन निर्दलीय प्रत्याशियों के, जबकि एक उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, बसपा और भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी के ही प्रत्याशियों ने जमा किए। विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी 70 में से 49 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की संभावना है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और नामांकन पत्रों के भरने की प्रक्रिया 28 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि अगले दिन ही 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और बता दें आपको कि प्रदेश में ही मतदाताओं की कुल संख्या 82,37,913